नमस्कार। आज अपने खास शो राहुल के अग्निपथ में बात कांग्रेस के न्याय पथ की करेंगे। कांग्रेस ने अहमदाबाद में आयोजित एआईसीसी अधिवेशन में न्याय पथ प्रस्ताव पारित किया। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि उसका राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने वाला है, जबकि बीजेपी और आरएसएस का मकसद राष्ट्रवाद लोगों को विभाजित करने का है। अधिवेशन में कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। राहुल गांधी ने बीजेपी समेत आरएसएस के खिलाफ जमकर आग उगला। राहुल गांधी ने ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करने की रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण सीमा हटाने का वादा भी किया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया और यह कह दिया कि कांग्रेस ही बीजेपी आरएसएस का मुकाबला कर सकती है। पर बीजेपी पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी खुद अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। मां सोनिया गांधी के सामने ही राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती हुई है। अहमदाबाद में राहुल की रणनीति ऐसी रही जैसे शतरंज की बाजी में प्यादा खुद को वजीर समझ बैठे। तो क्या हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में? क्या बनी रणनीति और कैसे राहुल गांधी की रणनीति पर उठ रहे हैं सवाल? आज इसी पे चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ 2 दिन के इस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में? क्या क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, रणनीति की चर्चा तो आपने कर दी कि न्याय पथ रिजोल्यूशन पास हुआ और उसमें कहा गया बीजेपी छद्म राष्ट्रवादी है, सुडो नेशनलिस्ट पार्टी है और हम असली राष्ट्रवादी हैं। क्यों? क्योंकि विचारधारा की लड़ाई चल रही है और इस विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि वो समाज को बांट रही है। लेकिन राहुल गांधी समाज को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? जातीय जनगणना कराकर। ये समाज को जोड़ना है। समाज को जोड़ने के लिए जातीय व्यवस्था को धीरे धीरे पीछे खिसकाया जा रहा था। ये फिर मुख्य धारा में वही स्थिति लाना चाहते हैं जो ओबीसी के रिजर्वेशन के समय में देश जल उठा था कि कैसे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, अचानक से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। धीरे धीरे वो मामला शांत हुआ, क्योंकि लोगों को समझाया गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो समाज के कारण पिछड़े हुए हैं, जिनकी भूमिका समाज में रही है, मुख्य धारा में वो जुड़ नहीं पाए और इसीलिए केवल दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उन ग्रुप्स को, क्लासेस को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, जिसके लिए हिंदुओं में जातीय व्यवस्था के आधार पर तय किया जा सकता है। ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है। ये जातीय जनगणना की जो बात ये कर रहे हैं, ये ग्रुप की बात, क्लास की बात की गई है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस में, अति पिछड़ा वर्ग में राहुल गांधी ने उन जातियों के बीच एक संग्राम छेड़ दिया। जहां रिजर्वेशन की बात चल रही है, कई कमेटी आई, रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें रोहिणी आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि देखो भाई, रिजर्वेशन का फायदा ओबीसी के कुछ उच्च वर्ग के जातियों को मिल रही है और ये 10% जातियां जो है, 10 जातियां, 10% की बात नहीं थी, 10 जातियां हैं, वो 90% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। इसलिए अब आगे अगर ओबीसी में उन जातियों को ऊपर लाना है जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की परिकल्पना पर काम करना पड़ेगा। मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, यानी जो ओबीसी के या फिर एससी एसटी को रिजर्वेशन दिए गए हैं, उसमें जैसे एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लाया जाए। ओबीसी में पहले से क्रीमी लेयर है, लेकिन फिर भी उसमें सब कैटेगरी बनाया जाए कि कितना % रिजर्वेशन के अंदर उन जातियों को दिया जाएगा जो अब तक इसके फायदे उठा नहीं पाए हैं। लेकिन ये जोड़ रहे हैं जातियों के आधार पर। ये जोड़ने की बात है कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर लड़वा दो। कभी राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिमों में इतनी जातियां हैं, आपस में झगड़ा करती है, लड़ती है, यहां तक कि कई मुसलमानों के गांव हैं जहां शेख सैयद जो हैं वो पासमानदा मुसलमानों कि उस क्षेत्र के बीच में दीवार खड़ी कर दी है कि नहीं, तुम्हें इधर की एंट्री नहीं होगी। कभी लोगों ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं कि ये देश को तोड़ने की जरूरत पैदा करती है और हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं। इसलिए इनका
जो राष्ट्रवाद है ये ओरिजिनल राष्ट्रवाद है विचारधारा की लड़ाई में। हालांकि ये उल्टी बातें हैं, क्योंकि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रवादी कभी रही ही नहीं। ये परिवारवादी विचारधारा वाली पार्टी है। परिवार की कुर्सी के ऊपर कब्जा रहे और इसके लिए देश के साथ जो करना है कर दो। इसी के परिवार ने किया, देश के साथ क्या नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस समय बैठकर मुस्कुरा रहे थे जब चीन तिब्बत के ऊपर हमला कर रहा था, और जब चीन की सेना फंसी हुई थी तो उस समय भारत से इन्होंने चावल भिजवाया था उनके खाने के लिए। अगर ये नहीं फूड सप्लाई करते वहां पर तो उसकी आधी सेना वैसे ही भूख प्यास से मर जाती, लेकिन तिब्बत पर कब्जा होने दिया। ये कश्मीर के टुकड़े करवा के एक टुकड़ा दे दिया, पाकिस्तान के हवाले कर दिया। आज भी पीओके पाकिस्तान अधिकृत है, लेकिन वो राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी है। जिस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी वो राष्ट्रवादी पार्टी है। जिसने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद कर दिया वो भी राष्ट्रवादी पार्टी है। एक पार्टी और उस पार्टी में एक ही परिवार का व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, उम्मीदवार होगा। अगर उस परिवार की इच्छा है तो किसी को प्लेट में सजा के प्रधानमंत्री का पद दे सकता है, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को भी। ये राष्ट्रवाद की बात नहीं थी। भले ही ये रिजोल्यूशन में कई बातें कही गई है, लेकिन ये बातें मीडिया में नहीं लाई गई, जो कि अंदर में हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, एक्सटेंडेड CWC की बैठक हुई, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उसमें जो नेता शामिल हुए, शशि थरूर भी थे। ये सारे लोगों ने जो सवाल उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब थे। वहीं से राहुल गांधी की बेइज्जती होना शुरू हो गई और AICC की बैठक तक 14-15 बार राहुल गांधी को कई नेताओं ने बेइज्जत किया। ये जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और जो बार बार एजेंडे की बात कर रहे थे, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से लड़ना है। तो इसी पर पहला सवाल तो यही उठा कि क्या कांग्रेस को आपने समझ लिया है कि 15-14 या 15-20% के आसपास ही लोग इसके साथ रहे, 14% मुस्लिम आबादी और 2-4% भटके हुए हिंदू जो आपके झांसे में आ जाते हैं। इससे ज्यादा तो आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आपने जो एजेंडा तय किया है उस एजेंडे से मुसलमानों के अलावा कोई और आपके साथ आएगा नहीं। आप अब बात करने लगे कि हम सिखों की बात भी करेंगे, क्रिश्चियन की बात भी करेंगे, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे या अब तक क्या किया ये तो आपको बताना पड़ेगा। और अभी इसी बात से शुरू हुई थी और इसी के साथ वक्फ बोर्ड संशोधन जो कानून बने हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि इस पर हमारा स्टैंड क्या है और किस तरह का स्टैंड हम लोगों ने रखा। क्योंकि ये ग्रुप्स की अलग अलग मीटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि मंच पर बैठे हुए सब लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, सबके सामने हो रही है। ये बैठक पूरे दिन की होती है और ये विचार मंथन प्रोग्राम ही है, इसीलिए लोग सारे इकट्ठे होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स की बैठक होती है, उन ग्रुप्स में इस बात की भी चर्चा हो रही है। बंद कमरे और जो ग्रुप में बैठक होती है उसकी खबरें बाहर तक नहीं बाहर तक आती नहीं है और कांग्रेस सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है कि वहां क्या क्या हो रहा था। और हुआ यही कि इतनी बेइज्जती हुई राहुल गांधी की एक मुद्दे पर, यानी मुस्लिम परस्त राजनीति पर, कि राहुल गांधी को मंच से कहना पड़ा कि मैं भी हिंदू हूं। ये कहने की जरूरत पड़ रही है। राहुल गांधी को क्यों बताना पड़ रहा है कि वो भी हिंदू हैं? अगर वो हिंदू हैं तो लोगों को दिखना चाहिए कि वो हिंदू हैं। अगर लोगों को दिख नहीं रहा कि आप हिंदू नहीं हैं तो आप चीख चिल्ला कर जितनी बार कह लें कि आप हिंदू हैं, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के हिंदुत्व पर इतने सारे सवाल खड़े हुए, कई बार तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी सड़कों में देखने को मिला, जिन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जिस तरह का राहुल गांधी ने बयान दिया। अब वो मन से कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, क्या इससे ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा? राहुल गांधी को हिंदू मान लिया जाएगा? देखिए, मान तो नहीं लिया जाएगा, लोग तो मान नहीं रहे हैं। और न कांग्रेस में बैठे हुए कुछ लोगों का विचार है कि देखो, राहुल गांधी के हिंदू हिंदू कहने से हिंदू हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। जो इन्होंने स्ट्रेटजी की बात की कि हम हिंदुओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे पार्टी के अंदर से, उसके लिए जातीय जनगणना करो, उसके लिए ओबीसी, दलित, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काओ। उनको कहो कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, ये ओबीसी की पार्टी नहीं है। जबकि
अगर देखने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए किसी के पास नजरिया हो तो वो देख सकता है कि लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्ण है, अमित शाह सवर्ण है, या फिर कोई भी लीडरशिप में अगर देखें तो 80% तो ओबीसी नेता ही दिखाई पड़ेंगे, कैबिनेट में भी हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के इन भड़काऊ बातों से लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा। यही बात उठी थी कि एक बात और उठी इसी को लेकर कि राहुल गांधी हमेशा निगेटिव कैंपेन में भरोसा करते हैं, पॉजिटिव कैंपेन में भी भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है कि जिसका मायने मतलब इसी बात के लिए है कि वो सरकार की आलोचना करती है, चाहे वो सरकार अच्छे काम करे या बुरे काम करे, सब में आलोचना करनी है इनको। और आलोचना इस कदर बढ़ गई कि गुजरात में जो आपका सफाया हुआ और आज जिस पटेल की विरासत को फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी तो कांग्रेस को तो कम से कम ऐसा करना चाहिए था कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। वहां जाकर ये सरदार पटेल मेमोरियल में आप सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हो और उसी जगह पर आपने पटेल के उस सबसे बड़ी मूर्ति के अनावरण के बाद ही उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया। आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, आपको इसके ऊपर मुद्दा नहीं बनाने चाहिए थे। तो निगेटिव कैंपेन के बदले आपके जो बैठे हुए नेता हैं वो पॉजिटिव बातें करें कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कुछ बातें की थी कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को फ्री में इतने पैसे दे देंगे, हर घर में युवाओं को इतने पैसे दे देंगे। ये जो कैश स्कीम था उसके बारे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये आपका अपना कोई आधार नहीं है, आप कोई रीजनल पार्टी नहीं हो, आप एक नेशनल पार्टी हो। और आपके फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का नजरिया क्या होना चाहिए, ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए, उसके लिए अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रोजगार सृजन के लिए आप क्या करेंगे, ये बातें कीजिए। आप आम आदमी पार्टी की तरह पैसा बांटो और वोट लो, ये रणनीति नहीं चलेगी हर जगह, इसलिए कांग्रेस हारती रही है। तो ऐसे मुद्दे राहुल गांधी के ऊपर उठते रहे एक एक करके, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स की बात हो या हिंदुओं को जोड़ने की बात हो या निगेटिव एजेंडे, निगेटिव पॉलिटिक्स की बात हो। राहुल गांधी की इसी स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत एक और हुई कि राहुल गांधी कब तक सुधर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर आए हैं एआईसीसी की बैठक में, लेकिन उससे पहले बिहार गए, कई गुल खिला के आ गए, जिसकी चर्चा अब तक हो रही है, मारपीट भी हो गई। और राहुल गांधी ने फिर से वही बात कह दी जैसे पहले कहते थे। राहुल गांधी वो मर चुका है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए हैं। तो बिहार में भी इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान 1947 नहीं, हजारों साल पहले पुरानी है, हजारों साल पुरानी भारतीय संविधान। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने 1947 का जिक्र किया, जबकि इतने कम बुद्धि वाले व्यक्ति के हाथों में अगर कांग्रेस के कमान सौंप दोगे तो फिर कांग्रेस कहां जाएगा, जिसको यह भी पता नहीं कि 26 नवंबर 1949 क्या है, और यह भी पता नहीं कि संविधान दिवस पर इन्होंने भी चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से की थी। संविधान दिवस मनाया जा रहा था और इसी पर संविधान पर चर्चा संसद में हुई थी 26 नवंबर को। तो इस बात के लिए राहुल गांधी का क्रिटिसाइज हो रहा है कि देखो राहुल गांधी ये इतने अल्प ज्ञानी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें बालक बुद्धि कहा था। तो इसलिए इस बालक बुद्धि के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए कहा, प्रियंका वाड्रा के लिए कहा या राहुल गांधी के लिए कहा, क्योंकि सब तो एक ही कैटेगरी के हैं। जो बात उन्होंने उठाई कि निष्क्रिय निकम्मे नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर सवाल खड़ा किया कि भाई राहुल गांधी अब हमको छोड़ दो, क्योंकि अब हमसे काम नहीं होता। दूसरी बात 80+ हो गए हैं। दूसरी बात, बगल में बैठी हैं सोनिया गांधी, इनको राज्यसभा में मूर्ति की तरह बिठा देते हो, एक सीट खा जाती हैं और बोलने का समय आता है तो हमारा एक लीडर कम हो जाता है जो बोल सकता है, जिसके लिए बेहतर व्यक्ति चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, एक प्रियंका वाड्रा हैं जो ऐसे समय में भी बाहर गायब हैं, संसद सत्र चल रहा था तब भी गायब थी और अब भी गायब हैं, और एक राहुल गांधी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सब निपटा लिया जाए, क्योंकि खबर तो यही है
कि 19 अप्रैल को टिकट बुक करवा लिया है राहुल गांधी अमेरिका जाने के लिए। तो इतने सवाल हुए, कम से कम 14-15 बार ऐसी बातें हुई होगी। राहुल गांधी अपने ही पार्टी की मीटिंग में बगले झांकते रहे और बेइज्जती पर बेइज्जती महसूस करते रहे। लास्ट में इनको कुछ बोलना पड़ा और उन्हीं में से एक था कि मैं भी हिंदू हूं। जी बिल्कुल सर, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन एक और आपसे चाहेंगे, क्योंकि वो दिलचस्प है किस्सा, क्योंकि इतना वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, आरएसएस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अधिवेशन के लिए जगह भी चुना तो साबरमती तट, उसको क्यों चुन लिया? जगह कुछ और भी तो हो सकती थी। देखिए, ये दिखाना चाहते थे गुजरात में कि गुजरात में हम चैलेंज किसको करने जा रहे हैं, मोदी को, अमित शाह को, और विरासत किसका हड़पने जा रहे हैं, हम महात्मा गांधी के चेले हैं, हम सरदार पटेल के चेले हैं। और इन लोगों के लिए टारगेट जब मोदी और शाह हैं, तो उस समय इनको ध्यान ही नहीं आया कि साबरमती रिवर फ्रंट पर जो हम ये वॉक कर रहे हैं, जो वहां पर घूम रहे हैं, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, उसके क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं या उसकी सराहना करने के लिए? कई नेताओं ने तो साबरमती तट पर रील्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हो रहा है। तो इनकी टीम के जो लोग हैं राहुल गांधी की, उन लोगों ने इतना सोचा ही नहीं होगा। वो तो सोच रहे थे कि सबसे बेहतर व्यू वाली जगह कौन सी होगी। अब गुजरात में जा रहे हैं तो बेहतर जगह चाहिए, और उन जगहों पर जाकर कांग्रेस के नेता भी घूम फिर लेंगे। तो इसलिए ये जो साबरमती रिवर फ्रंट का ये जगह इन्होंने चुनी है, ये तो कांग्रेस के लिए दूसरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जिस जगह को विकसित किया नरेंद्र मोदी ने, और उस जगह पर जाकर आप नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना कर रहे हो, तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी पार्टी के नेताओं को कि जिस जगह का इस्तेमाल कर रहे हो वो जगह इस्तेमाल करने के लायक नहीं थी। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, कांग्रेस के समय में वो गटर बना दिया गया था, जैसे आम आदमी पार्टी ने यमुना को गटर बना दिया। ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर है और सवाल तो उठ रहे थे, मुस्कुरा तो रहे थे। 32 से ज्यादा कांग्रेस के नेता ऐसे हैं उसमें जो कि बगावत वाली बागी तेवर दिखा रहे थे कि लगता नहीं है कि वो ज्यादा दिन तक ये राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस में टिक पाएंगे। बगावत की शुरुआत तो ये CWC और AICC के अधिवेशन में हो चुकी है। अब देखिए कितने दिनों में वो बगावत विद्रोह बनता है और उसके बाद ये पार्टी छोड़ने के लिए वो लोग मजबूर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो अहमदाबाद के साबरमती तट पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित देश भर से आए 3000 से ज्यादा पार्टी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, पर प्रियंका वाड्रा गायब रही। अहमदाबाद अधिवेशन का नाम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखा गया था, जो पार्टी के भविष्य के रोड मैप को दर्शाता है। पर पार्टी का भविष्य को जिस तरह से राहुल गांधी आगे लेकर जा रहे हैं, वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।